ये दुनिया कैसी अनोखी दुनिया है जो हम लोगों की नज़र से दूर कुछ अलग है। उसी दुनिया का एक हिस्सा है पिशाचनी। आज की कहानी कोरी कल्पना नहीं बल्कि सच है। खामोश अंधेरी रात, दूर दूर तक पंछी भी नजर नहीं आ रहा था। अपनी बंद मोटरसाइकिल को धक्का देते हुए विहान किसी की मदद की तलाश में था। ऐसे में किसी की आहट हुई और घुंघरू की आवाज आने लगी। सुनसान सड़क पर आती हुई घुंघरू की आवाज से विहान का दिल बैठ गया। डरते हुए जैसे ही विहान ने पलट कर देखा तो वहां पर एक बिल्ली थी जिसके गले में घुंघरू बंधे हुए थे। उसे देख विहान को हंसी आ गई, मगर तभी पायल की आवाज कानों में शोर पैदा कर रही थी। वह तुरंत उस जगह से निकलकर मेन डोर पर आ गया। वहां उसे सामने वाले कब्रिस्तान का चौकीदार मिला। आप इस तरह भागकर कहाँ जा रहे हो? वहां पीछे कोई है। कौन है वहाँ? कोई तो नहीं है। वो पायल की आवाज। पायल की आवाज? वो तो उस 500 साल पुरानी कब्र में से आ रही होगी। वो कब्रिस्तान की सबसे पुरानी पिशाचनी है। 500 साल पुरानी कब्र? पिशाचनी? हाँ, वो देखो, ठीक तुम्हारे पीछे है। जैसे ही विहान ने पलट कर देखा तो उसके सामने करीबन 24-25 साल की खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। वह मुस्कुराते हुए धीरे धीरे विहान की ओर बढ़ने लगी। उसे देख विहान के मन में अजीब सी हलचल होने लगी। वो भी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही विहान उसके करीब पहुंचा, वह खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की एक खूबसूरत और बदसूरत महिला में बदल गई। उसने अपने दांत विहान की गर्दन पर लगाकर उसके शरीर का पूरा खून चूस लिया। विहान का शरीर बिना खून के एकदम सफेद हो गया। वह पिशाचनी फिर से एक खूबसूरत लड़की में बदल गई और वो चौकीदार भी एक पिशाच में बदल गया। कुछ दिनों बाद उसी कब्रिस्तान से थोड़ी दूर एक फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। 4 दोस्त शहर से दूर उस फार्म हाउस पर वीकेंड एंजॉय करने के लिए आए थे। यार, ये क्या बोरिंग सा दिन है, केवल शराब। कुछ और करें? यार जाने देना, अभी जो है उसी को एंजॉय कर। नहीं यार, काश। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी उनकी दोस्त राधिया बोली, ये सब शराब छोड़ो, कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं। इंटरेस्टिंग? मगर क्या क्या करना है, बोलो। चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। क्या बच्चों की तरह ट्रूथ और डेयर? इस सुनसान जगह पर डेयर से मजा आ जाएगा। चारों दोस्त वहीं पर खेलने लगे। बोतल का मुंह विनी की तरफ रुका। बोल, ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ नहीं, इस डरपोक को तो डेयर दो। नहीं यार, ट्रूथ ही ठीक है। नहीं, डेयर डेयर। ठीक है, जैसा तुम लोग कहो। विनी, तेरे लिए एक सिंपल सा डेयर है। अकेली इस घर के किचन से हम लोगों के लिए पानी ले आ। नहीं यार, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। इतना तो सिंपल है। चलो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं। देख, तू जा रही है, मैं कुछ और डेयर दूं। तू तो रह नहीं दे, पता नहीं क्या डेयर देगा। मैं जाती हूँ। जैसे ही विनी किचन की ओर गई, सोहन को एक आइडिया आया और उसने तुरंत अपने दोस्तों के कान में कुछ कहा। सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों ने मिलकर अंदर की घर की लाइट बंद कर दी। अंधेरे में विनी डरते हुए किचन तक पहुंची थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने डरकर पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। प्लीज यार, मजाक मत करो। मुझे पता है ये तुम लोग हो। मेरे सामने आ जाओ। मगर किसी ने भी विनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ सोहन अंधेरे में मोबाइल की लाइट से विनी को ढूंढ रहा था, मगर विनी उसे कहीं भी नजर नहीं आई। सोहन वापस अपने दोस्तों के पास आ गया और घर की लाइट ऑन कर दी। जैसे ही उन लोगों ने लाइट ऑन की, विनी अपने हाथ में सभी लोगों के लिए पानी लेकर आ रही थी। कहाँ थी तू? मैं तुझे घर में ढूंढ रहा था, मगर तू कहीं भी नजर नहीं आई। विनी ने अपनी आंखों को कुछ ज्यादा ही बड़ा कर उन चारों की ओर देखने लगी। मैं तो किचन में ही तो थी। तुम लोगों ने तो भेजा था मुझे। कहते हुए उसकी आंखें लाल हो गई। चलो छोड़ो, विनी सबके लिए पानी ले आई है। ये एक गेम जीत गई, अगला राउंड शुरू करते हैं। अब तीनों दोस्तों के बीच गेम हो रहा था और विनी दूर खड़ी उन लोगों को देख रही थी। बोतल इस बार सोहन की तरफ रुकी। मैं तो ट्रूथ बोलूंगा। नो डियर, इतनी आसानी से जीत नहीं मिलेगी। जाओ, तुम भी डेयर का सामना करो। अच्छा, बदला लेगी? तू ही दे मुझे डेयर। जैसे ही सोहन ने कहा, विनी धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके कान में धीरे से बोली,
यहाँ से थोड़ी सी दूर एक कब्रिस्तान है। तुम्हें उस कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा कर आना है। कब्रिस्तान का चक्कर? पागल है क्या? डेयर तो डेयर है। बोलो, तुम डर गए क्या? कहते हुए विनी की आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा सम्मोहन था कि सोहन ने वहां जाने के लिए हाँ भर दी। अंधेरी रात में वो मोबाइल की रोशनी में कब्रिस्तान पहुंच गया। सुनसान सड़क में दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं यहीं से लौट जाता हूँ, कह दूंगा कब्रिस्तान का चक्कर लगाकर आ गया। इतनी रात को कब्रिस्तान कौन जाएगा? सोचते हुए वो जैसे ही पलटा, सामने विनी खड़ी थी। क्या हुआ, डर गए? विनी, वो क्या वो मैं? दूसरे को डेयर देना आसान, खुद करना मुश्किल है, समझे? तुम अब कब्रिस्तान की ओर जा रहे हो या यहीं से वापस चलोगे? मैं जाकर आता हूँ। डरते हुए सोहन कब्रिस्तान की तरफ पहुंचा। जैसे ही वो कब्रिस्तान के भीतर दाखिल हुआ, एक पुरानी कब्र से सड़ा गला सा हाथ बाहर आया, जिसे देखकर सोहन डरते हुए पीछे हट गया। प्लीज, इस तरह का घटिया मजाक मत करो। मजाक? ये मजाक नहीं है, कहीं सच में तो। सोहन, भागो यहाँ से। कहते हुए जैसे ही वो लोग पलटे, उस कब्र से एक खूंखार और बदसूरत महिला निकलकर उन लोगों के पीछे चलने लगी। दोनों तुरंत अपने दोस्तों के पास पहुंच गए थे। क्या तुम सच में कब्रिस्तान घूमकर आ गए? हाँ। कहते हुए वो सोहन की ओर देखने लगी। दोनों की आंखें लाल हो रही थी। अब हम दोनों बच्चे हैं। कहते हुए उसने जैसे ही बोतल को घुमाया, बोतल इस बार राधिया की तरफ आकर रुक गई। अब तुम्हें क्या डेयर दिया जाए? मुझे तो कुछ भी दे दो, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। कहते हुए उसने अपने बालों को पीछे झटक दिया। तो फिर तुम इस फार्म हाउस की छत पर जाकर टंकी में हम लोगों का नाम पुकारो। बस इतना ही? कहते हुए राधिया छत पर चली गई। उसने छत की टंकी को खोला और आवाज लगाई। गौरव, राधिया, सोहन, राधिया। मुझे डराने के लिए तुम लोग प्रैंक कर रहे हो ना? सामने आओ। मगर उसके बुलाने के बाद भी कोई सामने नहीं आया। तुम लोग जहाँ हो वहीं रहो, मैं अपना डेयर पूरा करके नीचे जा रही हूँ। कहते हुए उसने जैसे ही पानी की टंकी के अंदर झांक कर विनी का नाम पुकारा, उसे पानी की टंकी के अंदर उस पिशाचनी का अक्स नजर आया। वह भागकर नीचे आई। अब गौरव अकेला बचा था। इसे क्या सजा दी जाए? तीनों बात कर ही रहे थे कि गौरव को कुछ दूर एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी नजर आई। विनी या सोहन कुछ बोल पाए उसके पहले ही वो उठकर उस लड़की की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा सम्मोहन था कि बिना कुछ सोचे समझे गौरव उसका पीछा करने लगा। वो लड़की इशारे से गौरव को अपने करीब बुला रही थी। जैसे ही गौरव उसके करीब जाता है, वो उससे दूर हो जाती है। कहाँ जा रहे हो? रुको। मगर गौरव नहीं रुका। गौरव को पता ही नहीं चला कि वो उस लड़की का पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच गया। कब्रिस्तान में आने वाली जानवरों की आवाज को सुनकर उसका सम्मोहन टूटा। जब उसने अपने आसपास चारों तरफ कब्रों को देखा तो उसके होश उड़ गए। फिर उसे ध्यान आया वो एक लड़की का पीछा करते हुए यहाँ आया है। जैसे ही उसने उस लड़की की तरफ देखा, वह लड़की पिशाचनी में बदल चुकी थी। उसने अपने दांतों से गौरव के शरीर का पूरा खून चूस लिया और फिर एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। अगली सुबह जब कब्रिस्तान का चौकीदार वहां पर पहुंचा तो वहां पर गौरव और सोहन की लाश पड़ी थी। दूसरी तरफ फार्म हाउस के मालिक ने देखा तो किचन में विनी की लाश और छत पर राधिया की लाश पड़ी हुई थी। आज की रात तो बहुत ही खास थी। अनजाने में खेला गया ट्रूथ और डेयर का गेम चारों जिंदगियों की मौत का कारण बन गया। कहीं आप भी तो वो गेम नहीं खेलते हैं? आओ साथ में खेलेंगे ये खेल। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 साल से ऐसे ही इधर उधर भटक रहा हूं जॉब के लिए। ना कोई अच्छी जॉब मिल रही है, ना रहने को अच्छा घर है। आज तो मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। मेरे सारे दोस्त भी पैसे ना होने के कारण मेरा मजाक उड़ाते हैं। कितना ट्राई किया कि किसी अच्छी कंपनी में मेरी जॉब लग जाए, पर नहीं,
हर बार रिजेक्ट हुआ हूँ। मेरी जिंदगी मुझे अच्छे से जीने नहीं देना चाहती। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। कम से कम इस जिल्लत भरी जिंदगी से छूट तो जाऊंगा। वो रोते रोते पानी में देखता है। उसे अपनी परछाई पानी में दिखाई देती है। वो पानी को छूता है। अगले ही पल पानी का रंग बदलने लगता है। आसमान जैसा नीला पानी काला होने लगता है। देखते ही देखते उस तालाब का पानी पूरी तरह से काला हो गया। उस पानी को देखकर मानो जैसे वो लड़का अपने होश खो बैठा हो और अगले ही पल उसने पानी में छलांग लगाई। कुछ दिनों बाद एक कॉलेज में पार्टी चल रही थी। सारे दोस्त एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। वहां त्रिशा, पंकज, आकाश, ये 3 बेस्ट फ्रेंड भी थे। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर डांस करने के बाद तीनों जाकर साइड में बैठ गए। अरे पार्टी तो बहुत अच्छी रही, पर आगे क्या प्लान है? कहीं घूमने चले? अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो रिजॉर्ट में घूमने गए थे। पंकज, ये हमारा कॉलेज का लास्ट ईयर है। पता नहीं कॉलेज खत्म होने के बाद हम वापस कब मिलेंगे। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। कुछ दिन ही तो साथ में रहने वाले हैं, तो ये वक्त भी एंजॉय करते हैं ना। घूमेंगे, पार्टी करेंगे, क्या पता कल हो ना हो। आकाश की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। उन्होंने कल कॉलेज के कैंटीन में मिलकर बाहर जाने का प्लान करेंगे, ऐसा बोला। अगले दिन कहे मुताबिक सब कैंटीन में मिले। आकाश अपने लैपटॉप में घूमने की जगह देख रहा था। अरे यार, ये बार बार रिजॉर्ट, फोर्ट, बीच, इन सब जगह जाकर मैं बोर हो गई हूँ। हम कहीं और घूमने चले, कुछ एडवेंचर करें। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अरे मतलब कुछ अलग करते हैं ना। जिन जगहों पर हम जा चुके हैं वो तो हर कोई जाता है। हम किसी हॉरर प्लेस पे जाएं तो, किसी डरावनी जगह। जरा देखें तो ये लोग जो भूत के नाम पर आधी जिंदगी डर में गुजार देते हैं, वो सच में होते भी हैं या नहीं? निशा और आकाश जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन पंकज के चेहरे का रंग उड़ गया था, मानो वो ऐसी घटनाएं जानता हो। पंकज ने ऐसी जगह जाने से मना किया, लेकिन निशा और आकाश ने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन तीनों कॉलेज के कैंटीन में मिले। आकाश अपने लैपटॉप पर हॉरर प्लेसेस सर्च करने लगा। जगह तो बहुत है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर जाए कहाँ। अरे अपने शहर के आसपास ही देखो ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और घूमने को भी अच्छे से मिलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तभी आकाश को इंटरनेट पर एक हॉरर प्लेस दिखाई देता है, और वो जगह थी अग्रसेन की बावली, जो दिल्ली में है। आकाश ने कहा कि हमारे शहर से कुछ ही दूरी पर है, तो अपनी कार लेकर भी जा सकते हैं। अगले दिन सुबह वो तीनों कार लेकर निकल पड़े। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद आखिरकार वो उस जगह पहुंच ही गए। कार से उतरकर वो अग्रसेन की बावली की तरफ जाने लगे। शुरुआत में एक गेट के सामने पहुंचे, जहां अग्रसेन की बावली नाम का एक बोर्ड बना हुआ था और उसकी थोड़ी बहुत जानकारी भी लिखी हुई थी। तीनों ने बोर्ड को देखा और आगे चलने लगे। आगे चलकर उन्हें एक पहरेदार दिखाई दिया। वो उन तीनों की तरफ ही आ रहा था। आइए साहब, आप भी अग्रसेन की बावली देखने आए हैं? चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। पहरेदार उन सबको बावली के अंदर ले गया। बावली के अंदर 100 से भी ज्यादा सीढ़ी थी। पहरेदार ने बताया कि यह बावली 700 साल पुरानी है। यह बारिश के पानी को जमा करने के लिए बनाई गई थी। पहले यहाँ पर लोग तैरने के लिए भी आते थे, लेकिन कुछ साल पहले इसे बंद कर दिया। लेकिन इसे बंद क्यों किया? इतनी अच्छी तो है ये बावली। ये एक ऐतिहासिक बावली है, लेकिन इसके साथ कई राज भी जुड़े हैं। यह बात सुनकर त्रिशा ने राज के बारे में पूछा। पहरेदार ने बताया कि कुछ साल पहले इस बावली का पानी पूरा काला पड़ गया था और वो लोगों को अपनी तरफ खींचता। लोग उसके अंदर डुबकी लगाते और मर जाते। उनकी लाशें भी ऊपर नहीं आती थी। लोग आज तक समझ नहीं पाए कि यह सब कैसे हुआ था। आज भी इस बावली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती है। अजीब आवाज मतलब कैसी आवाजें? यहाँ पर रोने की, चिल्लाने की, पायल की, डरावनी हंसी की आवाज आती है। क्यों, क्या हुआ पंकज? अभी से आवाज सुनाई देने लगी क्या तुझे? आकाश और त्रिशा हंसने लगे। पहरेदार वहां से चला गया। त्रिशा, पंकज और आकाश वहां के बने खूबसूरत आकृति को देखने लगे। घूमते घूमते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला।
पहरेदार ने सबको आवाज लगाई। बावली को बंद करने का वक्त हो गया है। सब लोग बावली से बाहर की ओर आ जाएं। शाम के वक्त बावली में रुकना मना है। अरे यहाँ पर तो जो लोग बोलते हैं वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे तो लगता है कि इस जगह के बारे में लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। अरे जो लोग बोलते हैं सब घटनाएं रात को होती है, इसीलिए तो रात में बावली बंद होती है। अगर तुम्हें देखना है तो यहाँ रात को रुकना होगा। पागलों जैसी बातें मत करो, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। तुम चुप रहो पंकज, तुम बहुत डरपोक हो। चलो कहीं छुपते हैं, उस पहरेदार ने देख लिया तो बाहर निकाल देगा। तीनों बावली के एक कोने में छिप गए। पहरेदार के चले जाने के बाद सब बाहर आए और बावली में घूमने लगे। अंधेरा हो गया था, इसलिए सबने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। चलते चलते त्रिशा को ठोकर लगी और उसके हाथ से मोबाइल छूट गई। उसने मोबाइल उठाया और सामने देखा तो आकाश और पंकज दोनों वहां पर नहीं थे। त्रिशा ने उन्हें आवाज लगाई पर कोई फायदा नहीं हुआ। त्रिशा चलते चलते बावली के पानी के पास पहुंची। उसने पानी में देखा तो उसे अपनी परछाई नजर आई। उसने पानी में हाथ डाला। अगले ही पल बावली का पानी काला होने लगा। त्रिशा की आवाज सुनकर आकाश और पंकज डर गए। वो त्रिशा को ढूंढने लगे। पंकज को त्रिशा दिखाई दी। उसने त्रिशा को आवाज लगाई पर त्रिशा ने पलटकर नहीं देखा। वो बस उस पानी को देखे जा रही थी। पंकज ने जैसे ही त्रिशा के कंधे पर हाथ रखा, सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। त्रिशा की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी, मानो वो किसी के वश में हो। आकाश भी वहां पहुंच गया था। उसने जो देखा तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। त्रिशा ने जैसे ही पंकज को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अचानक उसके सामने एक तावीज आ गया, जिससे डरकर वो जोर से चीखी और उसने पलटकर पानी में छलांग लगाई। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप हो कौन? आपने ये सब कैसे किया? और हमारी दोस्त त्रिशा, उसे क्या हुआ है? वो ऐसे पानी में क्यों चली गई? मेरा नाम अदिति है। मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ और मैं यहाँ अपनी रिसर्च के लिए आई हूँ। मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि तुम्हारी दोस्त त्रिशा मर चुकी है। इस काले पानी ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। ये बात सुनकर आकाश और पंकज रोने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। त्रिशा हमें छोड़कर नहीं जा सकती। तभी अदिति ने उनके हाथों में एक तावीज बांध दिया और मंत्र बोलने लगी, जिससे वो दोनों सुरक्षित हो गए। मानो या ना मानो, पर ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, जिन पर विश्वास करना कठिन होता है। तुम आज के जमाने के बच्चे ये सारी बातें हंसी मजाक में ले लेते हो, लेकिन तुम्हारा ये मजाक किसी की जान ले सकता है। ये बात तुम नहीं समझ पाते। जैसे हमारी जगह होती है रहने की, जिस पर हम अपना अधिकार समझते हैं, वैसे ही अतृप्त आत्माओं की भी अपनी जगह होती है और हम लोग उनकी जगह आकर गलती करते हैं। अदिति ने बताया कि उन्होंने यहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती की है। आकाश और पंकज दोनों को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। आगे चलते चलते सबको एक पायल की आवाज सुनाई दी। अदिति जान चुकी थी कि ये एक छलावा है। उसने आकाश और पंकज का हाथ पकड़ा और बावली की बाहर की ओर जाने लगी। बावली के बाहर आते ही सूरज निकल आया। सूरज की पहली किरण के साथ वो तीनों बावली से बाहर आ गए। लेकिन बावली का राज अभी भी राज ही था कि आखिरकार लोग वहां जाकर आत्महत्या क्यों कर लेते थे और उनका मृत शरीर भी पानी में ऊपर क्यों नहीं आता। आखिर ऐसा क्या है उस बावली के काले पानी का राज? आज 10 साल हो गए इस घटना को। आकाश विदेश में जॉब के लिए गया है और पंकज की शादी हो गई है और उसे एक लड़की भी है। लेकिन आज भी अग्रसेन की बावली की वो रात उनके मन में डर की दहशत बयां करती है। पंकज की लड़की अपने लैपटॉप पे सर्च करते हुए, अरे ये तो बहुत अच्छी जगह लगती है, बहुत पुरानी भी है। हम छुट्टियों में यहीं घूमने जाएंगे। चलो पापा और अंकल को इसकी एक फोटो भेजती हूँ व्हाट्सएप पर। अंकल भी तो आने वाले हैं अगले हफ्ते इंडिया। अग्रसेन की बावली की तस्वीर देखकर दोनों डर जाते हैं। अब तक आपने देखा, मोहित अघोरी के कहने पर अपने पिता का कपाल अघोरी को दे दिया था। अघोरी ने उसके पिता की आत्मा को अपने बस में कर लिया था, मगर फिर पंडित जी के कारण अघोरी की पूरी साधना व्यर्थ हो गई थी और उन्होंने उसके पिताजी की आत्मा को मुक्ति दिलवाई। अब आगे
करीब 7 साल बाद अब छोटा मोहित बड़ा हो गया था। माँ, अब हमारी तकलीफ कम हो जाएगी। मुझे नौकरी मिल गई है। अब हमें ये गांव छोड़कर भोपाल के पास सागर में रहना होगा। बेटा, अब तो यहाँ पर रहने की आदत सी हो गई है। यहाँ से जाने का मन नहीं है। तुम चले जाओ, मैं तो यहीं रहूंगी। फिर यहाँ यश की पढ़ाई भी तो है। फिर तो माँ मुझे नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि जहाँ मेरी माँ वहीं पर मैं। ऐसा क्यों बोल रहा है? मुझे तो यश की फिक्र हो रही है। तो ये बात है। यश की पढ़ाई के बारे में तो आप फिक्र ना करें, मैंने उसका भी इंतजाम सोच लिया है। हम लोग उसे भोपाल के अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे। कहते हुए मोहित उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए मनाने लगा। आखिर बेटे की जिद के आगे कामिनी जी झुक गई और सागर जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे वो लोग बस से सागर पहुंचे, दूर जंगल में एक अघोरी अपनी आंखें खोलकर बोला, आ गए तुम। आखिर मैं अपनी साधना से तुम्हें यहाँ बुला ही लिया। यहाँ पर अब तुम लोगों को बचाने वाला कोई नहीं है। मेरी बरसों की साधना को भंग किया था ना, उसका बदला लेकर रहूंगा। दरअसल अघोरी वहां से भागने के बाद सागर के जंगलों में आकर रहने लगा था। अब उसकी सिद्धियां पहले से भी कहीं गुना ज्यादा ताकतवर थी। सागर और उसके आसपास रहने वाले लोग उससे काफी डरते थे। लंबा काला लिबास, गले में नरमुंडों की माला, बड़ी बड़ी जटाएं और लगातार शैतान का स्मरण। अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए उसने कई सारी आत्माओं को अपने वश में कर रखा था। मोहित अपनी मां के साथ सागर में रह रहा था और छोटे भाई को भोपाल में एडमिशन करा दिया था, मगर वो इस बात से अनजान था कि उसका छोटा भाई यश अघोरी के निशाने पर है। एक रात जंगलों में अघोरी अपनी काली साधना को अंजाम दे रहा था। उसने अग्निकुंड में ढेर सारा मांस मंदिरा डाला। यह सब डालते ही अग्नि तेजी से जल उठी और कुछ देर बाद उसमें से एक साया निकलकर बाहर आया। मेरी इच्छा को पूरी करो। अघोरी के कहते ही वो साया वहां से गायब हो गया और अगले ही पल यश को लेकर वहां आ गया। यश पूरी तरह से मंत्रमुग्ध था, वो अपने होश में नहीं था। अघोरी ने उसका हाथ पकड़ा और एक झटके में उसके दाएं हाथ का अंगूठा काटकर हवन कुंड में डाल दिया और फिर उसके रक्त से खुद को तिलक लगाकर बोला, तुझे मेरा बदला लेना है। तेरे साथ अब हर वक्त मेरा गुलाम होगा। कहते हुए अघोरी ने उस साये को एक इशारा किया जो अग्नि में से निकला था। वो साया तुरंत यश के शरीर में समा गया। यश वहां से उठकर सीधा अपने घर के बाहर जाकर रुका। वह बिना रुके दरवाजा बजा रहा था। कामिनी जी ने आकर दरवाजा खोला तो सामने यश को देखकर हैरान रह गई। बेटा, इतनी रात को अकेले कैसे आया? तेरे हॉस्टल की छुट्टी कब हुई? हमें तो कोई खबर ही नहीं थी। कामिनी जी के सवालों का यश ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अरे, इसे क्या हो गया? किसी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? शायद हम लोग स्टेशन नहीं पहुंचे इसीलिए नाराज है। मोहित को आने दो, इसे मना लूंगी। कामिनी जी किचन में अपने दोनों बच्चों की पसंद का खाना बना रही थी। तभी मोहल्ले में शोर मचने लगा। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। क्या हुआ मिसेस सोमानी? आप शोर क्यों मचा रही हैं? मेरी बिल्ली, किसी ने मेरी पालतू बिल्ली को बहुत बुरी तरह से मार दिया और घर के आंगन में फेंक दिया। मिसेस सोनाली के कहने पर जब कामिनी जी ने उनके घर में झांक कर देखा तो पूरे आंगन में खून ही खून हो रहा था और बिल्ली की लाश छत बिछत अवस्था में पड़ी हुई थी। यह दृश्य किसी भी आम इंसान के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। शायद कोई कुत्ता आपके घर में घुस गया होगा। मेरे शेरू के होते हुए ये पॉसिबल है क्या? कुछ तो बुरा हुआ है इसके साथ। शेरू भी डर कर कोने में चुपचाप बैठा है। कामिनी जी ज्यादा कुछ बोले बिना अपने घर में आ गई। उन्हें भी बिल्ली का यूं मरना और कुत्ते का खामोश होना कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर अपने बेटे के आने की खुशी में उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मोहित ऑफिस से लौटकर सीधे अपनी मां के पास गया तो मां ने इशारे से उसे यश के आने की खबर दी।
मोहित उसे सरप्राइज देने के लिए चुपचाप उसके कमरे में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। यश छत से उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखों की जगह सफेद पुतलियां और शरीर काला था और उसके पूरे कपड़े खून से भीगे हुए थे। वह दीवार से कूदकर सीधा मोहित पर झपट पड़ा। दूसरी तरफ अघोरी अभी भी हवन कर रहा था। काल भैरव स्वाहा, भगवती कलिका स्वाहा, चंडिका स्वाहा। आज की रात उस मोहित की आखिरी रात होगी। हाँ, मेरी बरसों की साधना को व्यर्थ किया था ना, तेरा भाई ही तुझे मार देगा। मगर कहते हैं ना, 100 बुराई पर एक अच्छाई ही भारी होती है। कुछ ऐसा ही मोहित के परिवार के साथ हुआ। कामिनी जी दोनों बच्चों को अलग करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। यश की हालत देखकर उन्हें मोहित की उस समय की हालत याद आ रही थी जब अघोरी ने उसके शरीर पर कब्जा किया था। वे मन ही मन ईश्वर के साथ साथ पंडित जी को भी याद करने लगी। तभी अचानक उनके घर का दरवाजा खुला और पंडित जी का घर पर प्रवेश हुआ। राम राम, घर में कोई है? किसी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उनके कानों में मोहित की चीख सुनाई दी। वे भागते हुए उस कमरे में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत कुछ मंत्र का जाप करते हुए रुद्राक्ष की माला यश के गले में पहना दी। जैसे ही उन्होंने यश के गले में रुद्राक्ष की माला पहनाई, यश एक झटके में उससे दूर हो गया और दूर बैठकर गुर्रा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके किसी विशेष कार्य में किसी ने बाधा उत्पन्न कर दी हो। कुछ पल के बाद ही उसने तुरंत कामिनी जी पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे रोबोट की तरह ट्रीट कर रहा हो। मगर शायद पंडित जी इस बात के लिए पहले से ही सतर्क थे। उन्होंने तुरंत कामिनी जी को उनकी जगह से हटाया और कुछ मंत्रों का जाप करते हुए जल उसके ऊपर छींट दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, यश बेहोश हो गया। वह कमरे का दरवाजा बंद कर बाहर आ गए। कामिनी जी और मोहित को समझ में नहीं आ रहा था कि यश के साथ क्या हुआ। तभी यश ने अपनी आंखें खोली। अभी भी उसकी आंखें लाल थी और वो गुर्रा रहा था। यश रह रहकर दरवाजे को इतनी जोरों से बजा रहा था मानो अभी तोड़कर बाहर निकल जाएगा। कामिनी जी और मोहित को अभी भी डर लग रहा था, मगर फिर कुछ पल अपनी घबराहट को खत्म करने के बाद उन्होंने पंडित जी को प्रणाम करके कहा, प्रणाम पंडित जी, आप इतने दिनों बाद अचानक यहाँ कैसे? जब से आपने मांडला छोड़ा आपकी कोई खैर खबर नहीं थी। आज सुबह से ही दिल बहुत बेचैन हो रहा था। रह रहकर मोहित की शक्ल मेरी आंखों के आगे आ रही थी, इसीलिए सोचा एक बार जाकर उससे मिल लेता हूँ। मगर मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। यश के साथ ये सब कैसे हुआ? वो तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। आज शाम को ही अचानक अपने हॉस्टल से लौट आया और उसके बाद जो आपने देखा वही हमने देखा। कामिनी जी के बोलने के बाद पंडित जी ध्यान करते हुए माँ काली का जाप कर रहे थे। अचानक ही उन्होंने आंखें खोली और गुस्से में बोले, अघोरी, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना? ये सब आप क्या कह रहे हैं? अघोरी? मगर वो है कहाँ? अघोरी यहीं कहीं आसपास है और वो अभी तुम्हें मारने के लिए मारक तंत्र का प्रयोग कर रहा है। उसका ही गुलाम अभी भी इस वक्त यश के शरीर में है और वो इतना शक्तिशाली है कि किसी की बलि लिए बिना नहीं जाएगा। बलि लेकर जाएगा? ये क्या कह रहा है? आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरा यहाँ पर आना ईश्वर की ही मर्जी है। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। हम अभी पूजा की शुरुआत करेंगे। कहते हुए उन्होंने हवन शुरू किया। यश के कमरे से तेजी से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो तेजी से दीवार पर सर मार रहा था। पंडित जी, यश को कुछ ना हो जाए पंडित जी। पंडित जी, वो मुझे मारना चाहता है ना, तो मैं अघोरी के पास चला जाता हूँ। वो मेरे जाने से यश को छोड़ देगा। पंडित जी ने उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने हवन चालू रखा। जैसे ही हवन समाप्त होने को आया, यश दरवाजा तोड़कर तेजी से बाहर आया और सारे घर का सामान फेंकने लगा। उसने 2 बार मोहित को भी मारने की कोशिश की, मगर पंडित जी की सुरक्षा के कारण वो कुछ भी ना कर पाया। जैसे ही हवन समाप्त हुआ,
वो हवन कुंड के सामने आकर गिर गया। उसके शरीर में से एक काला धुआं निकला और उड़कर वहां पहुंच गया जहां पर अघोरी पूजा कर रहा था। असंभव, मेरे प्रयोग को लौटाना असंभव है। इसे तो मोहित को मारना था, मगर ये क्यों वापस आ गया? वो धुआं अघोरी के आसपास घूम रहा था। अघोरी के चेहरे पर भय के निशान साफ नजर आ रहे थे। तभी उस धुएं ने एक रस्सी का आकार लिया और अघोरी के गले के आसपास लिपट गई। वो अघोरी दर्द से करा उठा। 1 मिनट में ही उसके शरीर में कोई जान नहीं बची थी। पूरा शरीर इस तरह सफेद हो गया था मानो किसी ने खून की एक एक बूंद निचोड़ ली हो। आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो पहले आप खुद ही उस गड्ढे में जाकर गिर जाते हो। इंसान को कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। राज एक बहुत अमीर घर से ताल्लुक रखता था। कुछ ही दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी और वो अपनी बैचलर पार्टी मनाने अपने एक फार्म हाउस पर जाना चाहता था। पापा, मुझे हमारे फार्म हाउस पर जाना है। क्यों? बैचलर पार्टी करने। पर तुझे पता है ना कि तेरे दादा हमेशा वहां जाने से मना करते थे। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, क्योंकि अब दादाजी इस दुनिया में नहीं है। मैं तुझे रोकूंगा नहीं, पर फिर भी बड़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए। हो सके तो मत जाना वहां। ओके पापा। इंसान वही करता है जिस काम से उसे रोका जाता है, और ठीक इसीलिए राज भी फार्म हाउस पर जाने के लिए उतावला था। वो अपने 3 दोस्तों अनुपम, गगन और करण के साथ फार्म हाउस में बैचलर पार्टी करने के लिए निकल जाता है। ये कौन सा फार्म हाउस है जिसके बारे में हम लोगों को कुछ पता ही नहीं? हाँ यार, इसके पहले तो इसके बारे में तेरे मुंह से कभी नहीं सुना। अरे है एक, क्या बताऊं बस। दादाजी ने सबको मना कर रखा था वहां जाने से। पर क्यों? पता नहीं, क्योंकि वहां भूत है। अरे पागल है क्या? अरे तुम लोग आराम से बैठो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो लोग फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। फार्म हाउस के बाहर उनका नौकर पप्पू बैठा था, जो उनको देखकर ऐसे हैरान हो गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आप इतने हैरान क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं। वो बस मुझे लगा था कि आपके घर से यहाँ कभी कोई नहीं आएगा, पर आप तो बड़े निडर निकले। इसमें निडर होने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही कहा मैंने। इस फार्म हाउस के पीछे क्या है? एक पुराना कब्रिस्तान जहां अब किसी को नहीं दफनाया जाता। कब्रिस्तान? अरे यार राज, तू कैसी जगह लेकर आया है? अरे बकवास मत कर डरपोक, चल अंदर। वो लोग अंदर जाते हैं। फार्म हाउस अंदर से बहुत डरावना लग रहा था, क्योंकि कई दशकों से वहां कोई नहीं आया था। चारों तरफ जाले लगे थे और वहां एक अजीब सी बदबू आ रही थी। राज पप्पू से साफ सफाई करने को कहता है और साथ ही वो लोग अपनी पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। तुम लोग काम करो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। ठीक है। राज वॉशरूम ढूंढ रहा होता है और तभी उसे किसी औरत के पायल की आवाज आती है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज की तरफ जाने लगता है। वो आवाज उसे अपने साथ बाहर ले जा रही थी, पर तभी पप्पू उसे पीछे से आवाज देकर रोक लेता है। अरे साहब, वॉशरूम उधर है, आप बाहर कहाँ जा रहे हैं? अरे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत चल रही हो। एक पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। चुप कर जा यार, फालतू में हमें डरा मत। अरे मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सच बोल रहा है। अब जा वॉशरूम जा। हे भगवान, जिसका डर था वही हो रहा है। हमारी रक्षा करना। राज वॉशरूम जाता है तो वहां भी उसे आईने में एक साया नजर आता है, पर इस बार वो बाहर आकर किसी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था वो लोग इसे भी मजाक समझेंगे।
साफ सफाई हो चुकी थी और अब वो लोग पार्टी शुरू करते हैं। पप्पू खाना बनाने लगता है और वो लोग म्यूजिक बजाकर नाचने लगते हैं। तभी अचानक ऊपर लगा एक बड़ा सा झूमर बहुत तेजी से हिलने लगता है। पहले तो उन लोगों को कोई खबर नहीं होती क्योंकि वो लोग नाचने में मस्त होते हैं, पर अचानक अनुपम की नजर उस झूमर पर पड़ती है। अरे ये झूमर इतनी तेजी से क्यों हिल रहा है? हवा से हिल रहा होगा यार। अबे करण, तू पागल है क्या? कोई खिड़की दरवाजा नहीं खुला है तो हवा कहां से आएगी? इसके नीचे से हटो, कहीं ये गिर ना जाए। वो चारों जैसे ही उसके नीचे से हटते हैं तभी वो झूमर एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर आ गिरता है। वो सब सहम जाते हैं। पप्पू भी किचन से बाहर भागता हुआ आता है और ये देखकर वो भी बहुत घबरा जाता है। आप लोग यहाँ से चले जाइए वरना बहुत बुरा होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ छोटे मालिक, आपको शायद किसी ने बताया नहीं पर यहाँ एक कलहरी डायन रहती है। वो आप लोगों को मार डालेगी। क्या? डायन? अच्छा, तो तू अभी तक जिंदा कैसे है? अरे झूमर के स्क्रूज ढीले हो गए होंगे इसीलिए गिर गया। इसमें डायन कहाँ से आ गई? पर छोटे मालिक। पर छोड़, जा और जाकर खाना बना। राज भी थोड़ा डरा हुआ था पर वो अपनी पार्टी खराब नहीं करना चाहता था। तभी अचानक फर्स्ट फ्लोर पर उन सबको एक साया नजर आता है। वो सभी घबरा जाते हैं। तो तू आखिर आ ही गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ओह शिट, ये क्या है? क्या ये उसी डायन का साया है जिसकी बात तुम्हारा नौकर कर रहा था राज? पप्पू, पप्पू, अरे ये पप्पू कहाँ मर गया? वो लोग भागते हुए किचन में पहुंचते हैं तो किचन में कोई नहीं था और किचन की खिड़की खुली हुई थी। वो लोग समझ गए कि पप्पू भाग गया है। ये साला पप्पू तो बड़ा नमक हराम निकला, भाग गया। वो लोग उस खिड़की की तरफ जाते हैं तो वो एकदम बंद हो जाती है। अब वो सभी ज्यादा डर जाते हैं और डरते डरते बाहर आते हैं। बाहर वो कलहरी डायन उनके सामने खड़ी थी। उसका रूप ऐसा खतरनाक था कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। काले लंबे खुले हुए बाल, बड़े बड़े दांत और नाखून और आंखों से बहता हुआ खून। हम कोई पार्टी नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से बस। कलहरी डायन उसका कोई जवाब नहीं देती और वो बहुत जोर से चीखती है जिससे चारों लोग सामने की दीवार से टकराकर जमीन पर गिर जाते हैं। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं पर फार्म हाउस का कोई खिड़की दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो कलहरी डायन राज के पास आती है और उसे गले से पकड़कर हवा में उड़ाने लगती है। वो अपने बड़े बड़े दांतों से उसके गले में काटने ही वाली थी कि तभी अचानक फार्म हाउस का दरवाजा खुलता है और पप्पू एक तांत्रिक के साथ वहां खड़ा होता है। तांत्रिक बिना देर किए मंत्र पढ़कर गंगा जल उस डायन के ऊपर छिड़कता है जिससे वो एकदम नीचे गिर पड़ती है। उसी के साथ राज भी गिरता है। तांत्रिक आगे बढ़ता हुआ आता है और कलहरी डायन को अपने वश में कर लेता है। मुझे तो लगा था तू भाग गया पप्पू। नहीं छोटे मालिक, मैंने आपके घर का नमक खाया है। मैं तो बाबा जी को बुलाने गया था क्योंकि मैं समझ गया था कि अब यहाँ क्या हो रहा है। बता, तू इन लोगों को क्यों मारना चाहती है? इन सबको नहीं, सिर्फ इसको। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। जवाब दे डायन। आज से बहुत साल पहले इस पीछे वाले कब्रिस्तान में इसके दादा ने मुझे जिंदा दफना दिया था।
और जिस औरत को यातना देकर जिंदा दफना दिया जाता है वो कलहरी डायन बनकर वापस आती है और दफनाने वाले के परिवार के हर एक सदस्य को मार डालती है। मैंने इसकी दादी को तो मार दिया था, पर फिर उसके बाद ये सब लोग यहाँ से चले गए। मैं इंतजार करती रही कि कब कोई वापस आएगा और आज ये आ गया। मेरे दादा की गलती की सजा तुम मुझे दोगी? डायन में भावनाएं नहीं होती, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं इसे रोकता हूँ। तुम लोग जाओ और इसकी कब्र को ढूंढकर इसके कंकाल को जला दो। ये सुनकर कलहरी डायन बहुत तेज चीखती है। अचानक मौसम बदल जाता है, बिजली कड़कने लगती है और बारिश होने लगती है। वो लोग कब्रिस्तान में जाकर उसकी कब्र ढूंढने लगते हैं। थोड़ी ही देर गुजरती है और कलहरी डायन तांत्रिक के वश से निकल जाती है। वो सीधे कब्रिस्तान में पहुंचती है और राज को पकड़कर हवा में उड़ाने लगती है। वो उसको मारने ही वाली होती है कि तभी राज के दोस्तों को उसका कंकाल मिल जाता है और वो उसे जला देते हैं। कंकाल के जलते ही कलहरी डायन बहुत बुरी तरह चीखती है और गायब हो जाती है। मुझे माफ कर देना, मेरे दादा ने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था। उसके दोस्त उसे उठाते हैं और वहां से वापस ले जाते हैं। उनमें से कोई भी उस रात को ताउम्र नहीं भूल पाएगा। अमन अपने घर में बैठा नेहा और अमित का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो उसका घर खरीद रहे थे और आज वो घर देखने के लिए आने वाले थे। आज मैं इस घर को बेच ही दूंगा, भले ही आधे दाम में बेचना पड़े। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। वो दोनों घर देखने लगते हैं, तभी नेहा नोटिस करती है कि घर के सारे शीशों पर काली पन्नी लगी हुई है। वो जैसे ही उस पन्नी को हटाने वाली होती है, अमन एकदम से उसको रोक देता है। अरे नहीं, ऐसा मत करिए, हमारे यहाँ शीशों को खुला छोड़ना अशुभ माना जाता है। अच्छा, सॉरी। नेहा को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर वो उसको इग्नोर कर देती है। अमित को वो घर पसंद आ जाता है। वो एक चेक साइन करके देने वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि उसके पास पेन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पेन लेकर आता हूँ। अमन पेन लेने चला जाता है। इधर नेहा से रहा नहीं जाता और वो जिज्ञासा में आकर एक शीशे की काली पन्नी को थोड़ा सा हटाकर शीशे को देख लेती है। फिलहाल उन लोगों की डील हो जाती है और अमित और नेहा चले जाते हैं। अमन को नहीं पता था कि चुड़ैल ठीक उसके पीछे आ चुकी है। चुड़ैल उसके कान में फुसफुसाती है, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है। तुम बाहर कैसे आई? चुड़ैल एक झटके में ही अमन की गर्दन तोड़ देती है और उसे अपने साथ शीशे के अंदर ले जाती है। फिर अगले दिन अमित और नेहा आते हैं। उनके साथ उनका 10 साल का बेटा सुमित भी था। वो अपना सामान सेट करते हैं और वहां रहने लगते हैं। मम्मी, ये घर तो बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, बहुत प्यारा घर है। और मिल भी अच्छे दाम में गया, क्यों नेहा? सुमित बॉल से खेल रहा होता है, तभी अचानक वो बॉल उसके कमरे के शीशे पर जाकर लगती है, जिससे उसकी काली पन्नी निकल जाती है और बॉल शीशे के अंदर चली जाती है। ये देखकर सुमित बहुत हैरान होता है और वो शीशे की तरफ बढ़ता है। उसे शीशे में अपने जैसा ही एक लड़का दिखता है, जिसके हाथ में बॉल होती है। सुमित को कुछ समझ नहीं आता, वो बस अपनी बॉल लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सुमित शीशे के पास पहुंच जाता है और उसको छूने ही वाला होता है कि तभी पीछे से नेहा आ जाती है। सुमित, चलो अब नहाओ चलकर, बहुत देर खेल लिए। और कमरा क्या कोई खेलने की जगह है? खेलना हुआ करे तो बाहर खेला करो। सुमित एकदम से झिझक जाता है और
पीछे मुड़कर देखता है। जी मम्मी, आ रहा हूँ। वो वापस मुड़कर देखता है तो अब सब कुछ नॉर्मल होता है और उसकी बॉल शीशे के आगे ही पड़ी होती है। वो बॉल उठाता है और कमरे से बाहर भाग जाता है। जब रात में वो लोग सो रहे होते हैं तो अमित को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की को खटखटा रहा है। वो उठता है और खिड़की के पास पहुंचकर उसका पर्दा हटाता है। खिड़की के बाहर नेहा खड़ी होती है जो कि बहुत बुरी हालत में थी। उसके सर से खून निकल रहा था और वो कुछ बोल रही थी जो अमित को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बीच में कांच है ना? रुको, मैं बाहर आता हूँ। अमित ये बोलकर जैसे ही घूमता है तो वो देखता है कि बेड पर नेहा पहले से ही लेटी हुई है। अब वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और खिड़की के बाहर खड़ी नेहा को देखता है। वो उसे वहां से भागने का इशारा कर रही थी। अमित जैसे ही वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो बेड पर लेटी नेहा एक झटके में उसके पास आती है और उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। अमित कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? वो चुड़ैल कोई जवाब नहीं देती और अमित को खिड़की के रास्ते बाहर फेंक देती है। ये सब क्या था? वो कौन थी? तुम यहाँ कैसे आई? वो सब मैं बाद में बताती हूँ। पहले चलो सुमित को लेकर आते हैं, वरना वो चुड़ैल हमारे सुमित के साथ पता नहीं क्या करेगी। अरे हाँ, सुमित तो अंदर ही है। वो लोग घर का कोना कोना छान मारते हैं पर उन्हें सुमित कहीं भी नहीं मिलता। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और बदहवास होकर मदद के लिए रोड पर भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक पंडित मिलता है और वो कहता है, तुम लोग उस बड़े से घर में रहते हो ना? हाँ, पर हमारा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। तुम्हारा बेटा काली शक्तियों के कब्जे में होगा क्योंकि वो घर शापित है। क्या? हाँ, उस घर के मालिक अमन की पत्नी तंत्र विद्या जानती थी और उसने बेटे के लालच में अपनी बेटी की बलि दे दी थी। उस बेटी की आत्मा ने अपनी माँ को भी मार डाला। तब से वो दो आत्माएं उस घर में हैं। हालांकि मैंने उनको मुर्दों की दुनिया में कैद कर दिया था जिसका रास्ता शीशों से होकर जाता है, पर अब किसी ने उन्हें आजाद कर दिया है। पर अब हम क्या करें? तुम्हें मुर्दों की दुनिया में जाकर अपने बेटे को लेकर आना पड़ेगा, पर इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। कुछ भी हो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं अपने बेटे को हर हाल में लेकर आऊंगी। अब वो लोग वापस घर में जाते हैं और पंडित पूजा पाठ करना शुरू करता है। नेहा मर्दों की दुनिया में जाती है जहां उसे अपना बेटा सुमित खेलता हुआ नजर आता है। वो उसे चुपके से बुलाती है और उसे वापस लेकर अपनी दुनिया में आने लगती है। पर यह बात वहां मौजूद आत्माओं को पता चल जाती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन नेहा फिर भी जैसे तैसे बाहर आ जाती है, पर उसी के साथ कई सारी आत्माएं भी उनकी दुनिया में आ जाती हैं और उन पर हमला करने लगती हैं। ये क्या हो रहा है? उन आत्माओं को गुस्सा आ गया है कि कोई उनकी दुनिया में आकर उनसे जीत कर आ गया। पंडित इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही आत्मा पंडित को उठाकर एक दीवार पर दे मारती है। अमित और नेहा का भी यही हाल होता है। वो आत्माएं सुमित को पकड़ने लगती हैं, पर तभी सुमित और नेहा बीच में आ जाते हैं। सुमित को मैं बचाता हूँ। तुम लोग सारे शीशे इकट्ठा करके एक जगह पर लाओ। आज मैं इसका रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अमित और नेहा सारे शीशे इकट्ठा करने लगते हैं और इस दौरान पंडित सुमित को बचाने में लगा रहता है, जिस कारण वो आत्माएं उसे बहुत कष्ट पहुंचाती हैं। शीशों के इकट्ठा होते ही पंडित उन पर गंगा जल छिड़कता है और रुद्राक्ष की माला तोड़कर एक एक रुद्राक्ष उन शीशों पर डालने लगता है, जिससे वो शीशे टूटने लगते हैं। सुमित बुरी तरह से रो रहा था क्योंकि वो आत्माएं उसे अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश कर रही थी। बचाओ, बचाओ मम्मी, मुझे बचाओ, पापा बचाओ। तू रो मत मेरे बच्चे, तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, आज भले ही अपनी जान देनी पड़े, लेकिन हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। वो आत्माएं सबको चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर शीशों पर गंगा जल और रुद्राक्ष पड़ने से वो बहुत कमजोर हो गई थी, क्योंकि वो उनकी दुनिया का रास्ता था। फिर जब शीशे पूरी तरह से टूट जाते हैं
तो उसी के साथ वो आत्माएं भी मुक्त हो जाती हैं। अब मुर्दों की दुनिया का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है और इन सारी आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी है। पर फिर भी तुम लोग अब आज के बाद कभी अपने घर में कोई आईना या शीशा मत लगाना। जी पंडित जी। घर में लगाना तो दूर की बात है, मैं तो आज के बाद कभी कोई शीशा देखूंगी भी नहीं। उस दिन के बाद से वो तीनों लोग खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं।